नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और आपकी आने वाली परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो बस आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। वर्ष 1928 में भारत में आए उस कमीशन का नाम बताइए जिसका उद्देश्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था को सुधार करना था। तो देखिए दोस्तों, पहले तो आप ये देखिए, यहाँ पे अगर उत्तर की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन डी से हो जाएगा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। इस कमीशन का जो मुख्य उद्देश्य था वो भारत की संवैधानिक व्यवस्था को सुधार करना था। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, जो साइमन कमीशन का गठन है वो नवंबर 1927 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1978 में ब्रिटिश भारत में निम्न में से कौन सा एक्ट अधिनियमित किया गया था। तो बात करें अगर 1978 की, जिसमें ब्रिटिश भारत में निम्न में से कौन सा एक्ट अधिनियमित किया गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, देसी प्रेस अधिनियम। मार्च 1978 में लॉर्ड लिटन द्वारा भारतीय समाचार पत्र अधिनियम पारित किया गया। इसके अलावा इस एक्ट के तहत भारतीय समाचार पत्रों को कठोर प्रतिबंध लगाए गए। इस अधिनियम में यह प्रावधान है, यदि किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक सूचना छपती है तो सरकार उस प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर सकती है। तो ये इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था जो कि 1978 में आया था। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर डॉट डॉट ने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को चित्रित किया जिसमें उन्हें एक तपस्विनी आकृति के रूप में चित्रित किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर भारत माता की प्रसिद्ध छवि का चित्रण किया जिसमें इन्हें एक तपस्विनी की आकृति के रूप में चित्रित किया गया था। टैगोर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के मुख्य चित्रकार और संस्थापक थे। वे भारतीय कला में स्वदेशी मूल समर्थन करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। उन्होंने बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना में प्रभावशाली भूमिका भी निभाई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। और ये देखिए उत्तर प्रदेश BEO 2020 एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही आपका सही हो जाएगा, चौरी चौरा हिंसा। यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चौरी चौरा हिंसा। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है गोरखपुर, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी थी जिससे थानेदार समेत 21 जो है पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन जो है वो स्थगित कर दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे, कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन 1929। कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा लाहौर अधिवेशन 1929 में की गई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसके अध्यक्ष भी पूछ लिए जाते हैं तो आपको याद रखना है, इसकी अध्यक्षता जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस मौके पर रावी नदी के किनारे पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। कांग्रेस के नेता अंग्रेज अधिकारियों के समक्ष पूर्ण स्वराज के माध्यम से आज़ादी की मांग पर अडिग रहे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करी है। तो यह है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की है। अगला प्रश्न है, और इम्पॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है और इसको कब प्रकाशित किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसे प्रकाशित तो किया गया था 1901 में और इसके लेखक हैं दादा भाई नौरोजी, और जो कि ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने डॉट डॉट के साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया था। तो किसके साथ भाग लिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। गांधी जी ने 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से लॉर्ड इरविन के साथ में उच्च स्तरीय आधारित
बैठक में भाग लिया था। अगला प्रश्न देखेंगे, महात्मा गांधी ने किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने कहा था कि असहयोग आंदोलन और गांधी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है? तो ये कहा था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लुई फिशर। लुई फिशर एक अमेरिकी पत्रकार थे जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ थे। लुई फिशर ने जो है वो महात्मा गांधी के जीवनकार थे। इन्होंने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी के जीवन में युग का नाम बन गया था। लुईस फिशर लिखित जीवनी जो है वो द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नियत से वादा, जिसे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ से दिया था? तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद संविधान सभा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को नियत से वादा मतलब कि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक का भाषण संसद से दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नेताओं में से किसने कहा कि मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हो सकें? तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा डी, एनी बेसेंट। प्रसिद्ध भारतीय महिला क्रांतिकारी ने कहा था कि मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हो सके। तो यहाँ पे ऑप्शन डी से हो जाएगा, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा जो है वो किस देश से दिया था? तो यहाँ पे ऑप्शन बी से हो जाएगा, सिंगापुर। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1943 में सिंगापुर से दिल्ली चलो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, किसकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा भारतीय सौरमंडल से एक सितारा डूब गया? तो यहाँ पे ऑप्शन ए से ही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय सौरमंडल का एक सितारा डूब गया। अगला प्रश्न है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1817 में स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स मिल द्वारा लिखी गई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन सी से हो जाएगा, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। ये लिखी गई थी 1817 में स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स मिल द्वारा लिखी गई पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया थी। यह 3 संस्करण में प्रकाशित करती है। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट किस भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है फारसी भाषा में। ऑप्शन ए से ही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट फारसी भाषा में लिखी गई थी। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? यहाँ पे ऑप्शन बी से हो जाएगा, जॉन साइमन। बाकी जो थे तीनों लोग, पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये सभी कैबिनेट मिशन के जो है वो सदस्य थे। और कैबिनेट मिशन जो है वो भारत 1946 में आया था। ठीक, कैबिनेट मिशन। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे ऑप्शन डी से हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि विस्काउट वेबल कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष थे। अंतरिम सरकार में गृह सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। तो दोस्तों, ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और किसी भी इम्प्रूवमेंट को आप चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अपना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ हो।